माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी बात तो राज्यपाल अभिभाषण के दौरान और 3-4 दिन पहले जब बजट पे चर्चा हुई उसमें काफ़ी बातें हमने आपको आपके संज्ञान में भी लाई थी और जो कमियां हैं वो भी बताई थी। मेरा आपसे निवेदन है 3-4 चीज़ों का इसमें। सबसे पहले तो जो आपकी बजट की 2025 और 26 की, ये तो आया है, अगले साल बात कर लेंगे सर। 25-26 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने कहे थे, जिसकी कितनी तो उसकी पालना हुई है, कहाँ कमियां रही है और क्या उसमें ज़रूरी है जो हो सकती है, मैं वो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहले तो आपने जो मुख्यमंत्री आयुष्मान की बात की थी, जिसमें MAA माँ के नाम से आपने स्कीम तो बना दी और 3000 करोड़ के अधिक लागत से आपने उसमें प्रावधान भी किया था, मगर उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसको आपने कहा था कि हम लागू करेंगे इसमें। जिसमें सबसे पहले आपकी थी जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी को लेकर आपने उसके अंदर बिंदु संख्या 55 में आपने ये बात की थी। और इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमने समय समय पे, अब ये झगड़ा अलग है कि हाँ पक्ष वाले हाँ कहेंगे, ना पक्ष वाले ना कहेंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई विपक्ष में है तो उसको माना जाएगा कि सिर्फ बुराई कर रहा है। तो भामाशाह और चिरंजीवी का झगड़ा तो जग जाहिर है, लोग जानते हैं। हमसे ज्यादा होशियार राजस्थान की 8 करोड़ की जनता है जो इसका लाभ ले रही थी, लाभान्वित हो रहे थे। कहाँ कमियां है, जो सुविधा ले रहा था और वंचित है वो सबसे ज्यादा इसका एनालिसिस कर लेगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि आपने जो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की बात की, हम लोग सीमावर्ती जिलों से आते हैं और लोग गुजरात जाते हैं हमेशा अपने इलाज कराने के लिए। कुछ काम होता है 10 मिनट में गुजरात पहुंच जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। ये सारी जो पॉलिसीज है वो उनके लोगों के लिए कितनी मजबूती से काम आवे और जल्दी से जल्दी उपचार के साथ में उनका पैसा जो है वो काम आ जावे, कार्ड के माध्यम से हो। पहले हमने रिटर्न की बात की थी। मैं समझता हूं कि उस 25-26 की बजट में इस बिंदु पे आप जरूर जो है थोड़ा कुछ बताएंगे और उस पर आप एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि 70 वर्ष की आयु की बात तो आपने कर ली थी, मगर उसके अंदर दवाइयाँ, विटामिन वगैरह की कितनी उनको मिल पा रही है कि नहीं सीनियर सिटीजन्स को, इसके बारे में सीरियसली आप जो है देखिए, क्योंकि ये शिकायतें भी बार बार आ रही है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए आपने कहा था, कई जगह मैं आपको नाम बता सकता हूं अभी, जहां अभी तक कोई सुविधा उसकी हुई नहीं है, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने CSC पर डिजिटल एक्सरे, CB नॉट, ट्रू नॉट, इन सब की बातें आपने कही थी, मगर कहीं तो हुई होगी, काफी जगह नहीं हुई है। जहां हुई है तो जब तक इनके पद नहीं भरे जाएंगे, प्रोफेशनल आदमी जो इन सब चीजों को चला सके और हम काम में ले सके, अगर उनकी वहां पद नहीं भरेंगे, नहीं हुए तो घोषणाएं भी रह गई है। जहां इंप्लीमेंटेशन हो रहा है आपके कहने पे थोड़ा बहुत भी, वो भी कहीं भी काम नहीं आएगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आपने ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग, जिसमें सब कामगार वर्गों का उल्लेख किया आपने जाति वाइज, उनको निःशुल्क चश्मे देने की बात की थी और टेरिटरी केयर सिस्टम की भी आपने बात की थी। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बजट में आप उसको लिया है, माँ योजना के अंतर्गत लेके आ गए। 55, 56, 54 नंबर पे 25-26 के बजट में आपने उसको अंकित किया हुआ है। मेरा निवेदन है इन चीजों के लिए तो आप कैंप करा दो, तहसील वाइज करा दो, जिले वाइज करा दो, विधानसभा क्षेत्र वाइज करा दो, ताकि चश्मे वगैरह के लिए तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा कब तो होगा कब जाएगा। कैंप करोगे, ट्रक ड्राइवर कोई आपके हॉस्पिटल में चला के आएगा, वो अलग बात है जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पर कैंप होगा तो कोई छुट्टी करके भी, रोजगार पे नहीं जाके भी उस कैंप के अंदर आएगा। मेडिकल कैंप हम करते रहते, तो सरकार को इस काम के लिए जो है वो आगे आना चाहिए और आपको कैंप करना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, 2-4 बातें और थी। हमारे यहाँ पोस्टें वेकेंट रहती है, कारण ये है कि जब रिक्रूटमेंट होता है, पोस्टिंगें होती है, लगती है, तो सारे लोग जो है वो इस इलाके से, पूर्वी और मध्य से वहां आ जाते हैं हमारे उस तरफ। आने के बाद में सरकारें, चाहे हमारी रही हो या आपकी रही हो, सरकारों की बात नहीं है, और पॉलिटिकल सिस्टम अपना काम करता है, तो सारे ट्रांसफर करके या डेप्यूटेशन करके वापस आ जाते हैं। यहाँ आते हैं तो बाड़मेर हो, जालोर हो, सिरोही हो, ये सारे पद जो है अधिकतर हमारे खाली रह जाते हैं। अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि ज्यादा कम हुआ है, मगर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोगों की पोस्टें खाली रह जाती है, छोटे मोटे काम के लिए, इलाज के लिए भी वो कहाँ जाए। तो मेरा मानना है कि ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर जो आपकी CSCs है उसको आप मजबूत करो। उसमें जो अगर ज्यादा भी लग जाए पद के अतिरिक्त सर्जन करके, तो मैं समझता हूं कि कहीं खाली ले गई है, वेकेंट भी रह गया सब सेंटर में, तो वो व्यक्ति कम से कम वहां 20-30 किलोमीटर के दायरे में जहां PSC और CSC है उसके अंदर आके इलाज करा देगा, तो ये तकलीफ हमारे यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि ये मेडिकल और एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी तकलीफ जो है ये हमारे लोगों के सामने वहां आती है। मुझे
आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हमने उप जिला स्तर का चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर की बात की। ये दो इसलिए की थी, माननीय मंत्री जी आप वाकिफ हो, उस एरिया से आप आते जाते हो, आपके टच में भी है। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है गुजरात से या अन्य स्टेट से, वो रामदेवड़ा ही जा रहा है, बाड़मेर जा रहा है, जैसलमेर जा रहा है, जोधपुर जा रहा है, और वापस टू एंड फ्रो में जब वो वापस आता है तो वो माउंट आबू जा रहा है, राजसमंद नाथद्वारा जा रहा है या उदयपुर जा रहा है। इस रूट को यूज करता है। एक्सीडेंटल इतने वहां हो गए केसेस, और दूसरी इतनी सारी जो है चिकित्सा की डिमांड है कि ट्रॉमा सेंटर होना जरूरी है। उप जिला चिकित्सालय की बात 24 की बजट में आपने भीनमाल को वहां उप जिला चिकित्सालय बनाने की बात की थी, आज तक कोई वहां इंप्लीमेंटेशन हुआ। हमने कहा भीनमाल में बन जाएगा तो भी रानीवाड़ा के काम आ जाएगा, आसपास के गांव के काम आ जाएगा। जमीन अलॉटमेंट के लिए भी एक्सरसाइज हो गई है, उसमें काम नहीं हुआ। भीनमाल के माननीय सदस्य, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ये बता रहे हैं जमीन अलॉटमेंट की बात हो गई, जमीन भी पड़ी हुई है, मगर कोई एक्सरसाइज। मेरे कहने का मतलब है जो कल नेता प्रतिपक्ष अपनी बात में कह रहे थे बजट के दौरान कि एक तो डिपार्टमेंट का भले 0.2% किया हो या 3% किया हो, बजट कम कर दिया, उसके दूसरी ढूंढ रहे हैं हम। मैं वो जमीन जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल के लिए वो जमीन कम पड़ रही है, दूसरी ढूंढ रहे हैं। आपके ध्यान में हो तो बता देना। मैं माननीय सरकारी मुख्य सचेतक जी से निवेदन कर रहा हूं कि जो माननीय भीनमाल से आने वाले सदस्य भी कह रहे थे कि जो पैरामीटर जमीन मांगने के लिए तय किया हुआ था उसके अनुसार उसका प्रस्ताव बना के तो भेजा हुआ है। अब और उसके प्रस्ताव भेजने के बाद में उसका अलॉटमेंट हो गया। अब मैं मानता हूं इस बात को कि किसी को पॉलिटिकली उसमें कोई तकलीफ आ रही है या पॉलिटिकल अड़चन है, मैं शायद आपके संज्ञान में हो या नहीं हो, या हो भी सकता है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप या तो उसको कर लो, नहीं तो उसके बराबर जो पड़ी है उन जमीनों को करो। तो सही कब करेंगे? 24 का बजट से 26 आ गया है और इतना टूरिस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, लाखों टूरिस्ट, सुंदा माता जी भी आ रहे हैं, सीजन से नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। धन्यवाद। तो एक और हो जाए, जालोर अकेला रहा है बिना मेडिकल कॉलेज। पिछली सरकार में हमने देखा है, हो जाएगा, वो भी आपने कहा है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मगर उसको जल्दी करें। अलॉट हुई जमीन वगैरह सब कार्रवाई हो गई थी, रुक गई, कमियां रही, एक जालोर अकेला रहा है। हिस्ट्री बनी है राजस्थान में कि सिर्फ जालोर वंचित रहा है। इतना बड़ा जिला, इंपॉर्टेंट जिला, टूरिज्म पॉइंट के दृष्टि से राजस्थान में इंपॉर्टेंट जिला, और हम बिना मेडिकल कॉलेज बैठे। पर आपने कहा है तो मैं समझता हूं कि अगले बजट में हम लोग बोलेंगे, उससे पहले उसका शिलान्यास कम से कम हो गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। उसके अलावा हमने जो छात्र ये नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते, जिनकी पॉकेट इनको अलाउ नहीं करती है, फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है, तो कम से कम एक माननीय मंत्री जी इसमें कुछ आप नई योजना लाओ कि छोटी मोटी कोचिंग कोई करना चाहे, हॉस्पिटल के पास में कोई रूम हो जिसमें डिजिटल क्लासरूम्स बन सके, और उसके अंदर एमएलए लेड से हम लोग जो है वो उनको डिजिटल क्लासरूम के लिए जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो एमएलए एमपी लेड से मिल जाए, ऐसा प्रावधान करो तो छोटा मोटा काम जो है वो लोग बच्चे वहां पढ़ के अपनी जो है वो काम पूरे कर सके। इसके अलावा अंत में सिर्फ 2 निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं कि एक तो, अरे बैठे बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य रोहित जी। हाँ, तो माननीय राजाखेड़ा से आने वाले जो सदस्य वो भी कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में भी कर ले, वो भी उसको कर देंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जो स्मॉल डिमांड्स है जिसकी वजह से वो कोचिंग के लिए किसी बड़े सेंटर में आके नहीं रहना चाहता हो, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, तो अगर आप वो अलाउ कर दोगे तो एमएलए लेड्स और एमपी लेड से उसमें उसकी स्वीकृति भी करा दो। और अभी सुबह मैंने ध्यान आकर्षण लाया था, उससे मंत्री जी ने कमेटी बनाने की बात की है, तो जो भी अमेंडमेंट करना है एमएलए लेड के अंदर वो उसमें प्रावधान हो जाएगा। तो हम स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए और दूसरे उपकरण जो है उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। और एक माननीय सदस्य कह रहे थे, आप करें। हाँ सर, बाकी अभी तो माननीय सदस्य कह रहे थे फ्री मेडिकल की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सब लोगों ने अपनी बात कह दी है यस नो में, मगर फ्री मेडिसिन की स्कीम, माननीय एक सदस्य ने कहा था कि कुछ नहीं किया आप लोगों ने फ्री मेडिसिन। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं वहां से जब उन्होंने किया कि जब ये 2008 और 13 के कार्यकाल के बीच में फ्री मेडिकल स्कीम, फ्री मेडिसिन की स्कीम जारी हुई, तो उस समय मुझे याद है मैं सरकारी उप मुख्य सचेतक था, मैंने एमएलए लेड से स्पेशल भवन बनाया, पहला राजस्थान का एमएलए लेड से बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उस समय 400 से अधिक मेडिसिन हम लोग दे रहे थे, और उसके बाद
माननीय सभापति जी, उसके बाद में बाल गुजरात मुकुंदा जा में रहे हैं। उसके बाद में गुजरात में अभी बाकी है हुक्म, 1 मिनट खाली। उसके बाद बाल में मुकुंदा जा गुजरात रहे में हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, अंकित। वहां रहते हुए आप पढ़ो उसमें धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एकदम 10 आपने मिनट। मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं सबको स्वास्थ्य करो। तथा मांग संख्या तुमको तो 8 मिनट 28 में बैठा दिया। चिकित्सा शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वक्ता बहुत है आज। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार जन कल्याण, संवेदनशील प्रशासन एवं सुशासन की भावना के साथ प्रदेश की आम जनता को सुलभ, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले बजट में उन्होंने मेरी विधानसभा हवामहल जयसिंहपुरा खोर की चिकित्सा सुविधा हेतु सैटेलाइट अस्पताल दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। आजादी के बाद से लगातार ये मांग थी। लगभग 1.5 लाख की संख्या की आबादी उस क्षेत्र में रहती है और वहां अस्पताल की आवश्यकता थी, जिसको सुशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई और उसको पूरा किया। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया, यही हमारी स्वास्थ्य नीति के मूल प्रेरणा है। इसी दृष्टि से वित्तीय